Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new chapter that deals with the concept of examination of witness. Part 1 we will discuss in this particular lecture. तो आज के लेक्चर में हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का. तो कुछ सेक्शन हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, रिमेनिंग सेक्शन हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. देखिए, विटनेसेस आर एग्जामाइंड by the parties or their advocates by the way of asking question with a view to elicit responses that build up a factual story. So generally the witnesses are examined by the advocates for the purpose of building their factual story. तो कोर्ट में बुलाकर जो विटनेस का एग्जामिनेशन होता है उसका एम ये होता है कि जो एडवोकेट विटनेस को बुला रहा है वो अपनी स्टोरी को कोर्ट के सामने बिल्डअप करना चाहता है बाय थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. To be able to derive meaningful conclusion from the statement of witnesses, it is necessary to follow a standard pattern in presenting them and questioning them before the court. So, if the court wants to come to meaningful conclusion from the statement of a witness, अगर कोर्ट को चाहिए कि स्टेटमेंट जो विटनेस के स्टेटमेंट होते हैं उससे उसको अगर मीनिंगफुल कंक्लूजन पे जाने का है तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, आंसर किस तरीके से लेकर जाएंगे. तो स्टैंडर्ड पैटर्न जब तक नहीं होगा क्वेश्चन आंसर का तब तक ये अचीव नहीं हो सकता है. Thus, standard procedure for examining a witness must follow so that a trial can proceed swiftly. एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करना जरूरी है और वो स्टैंडर्ड पैटर्न ही इस चैप्टर में बताया वाला है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इस चैप्टर में, कि विटनेसेस को किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन पहले पूछेगा कौन बाद में पूछेगा, या सारा स्टैंडर्ड पैटर्न बताया हुआ है इस चैप्टर में रिलेटिंग टू द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस. देखिए, ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन 140 से. द टाइटल ऑफ सेक्शन 140 डील्स विद ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और उसका ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा ये सेक्शन 140 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है. देखिए, द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामाइंड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रेस्पेक्टिवली. तो बात ध्यान में रखिए कि किस ऑर्डर में विटनेस को प्रोड्यूस किया जाएगा, किस ऑर्डर में विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा, ये शाल बी रेगुलेटेड. कैसा रेगुलेट होगा, बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर. जो क्रिमिनल प्रोसीजर और सिविल प्रोसीजर जो चल रहा है अपने देश में, कंट्री में, जिस तरीके का प्रोसीजर बताया हुआ है उस प्रोसीजर से ही विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जाएगा या विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा. दैट इज सेक्शन 140. एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. एंड सपोज यहां पर यह क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर लॉ नहीं है कि किस तरीके से विटनेस प्रोड्यूस होंगे या किस तरीके से विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, अगर लॉ नहीं है तो इट विल बी द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट. बट हमारे पास लॉ है कि विटनेसेस को किस तरीके से एग्जामाइन किया जाएगा. तो अगर लॉ है तो लॉ में जिस तरीके से बताया हुआ है उसी तरीके से एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होगा और ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन होगा कि किस तरीके से प्रोड्यूस होंगे, ये सारा. तो सेक्शन 40 में सिर्फ इतना ही है. सेक्शन 41 डील्स विद जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. अब यहां पर जज को पावर है डिसाइड करने का एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है और कौन सा एविडेंस एडमिसिबल नहीं है. अब ये जज का डिस्क्रिशन है. देखिए, सब क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 141 डील्स विद व्हेन आइदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant. So if any party proposed to give evidence relating to any fact, then the court will ask a question to that particular party, if this fact has been proved, whether in what manner it would be relevant. तो जब कभी भी कोई पार्टी की कोई एविडेंस के जरिए किसी फैक्ट को प्रूव करना चाहती है
है ना, कोर्ट में एक एविडेंस लेकर आ गए फॉर एग्जांपल, और वो एविडेंस किसी फैक्ट को प्रूव करने से रिलेटेड है। अब कोर्ट उनसे ये क्वेश्चन करेगा कि अगर ये फैक्ट प्रूव होता है तो इस केस से कैसा रिलेवेंट है, ये पहले ये हमको बताओ। क्योंकि कोर्ट किसी भी फैक्ट को तभी मानेगा अगर उस फैक्ट का उस केस से कुछ लेना देना है, अगर रिलीवेंसी है तभी कोर्ट मानेगा। ऐसा भी कोई भी फैक्ट लाकर थोड़ी ना प्रूव कर सकते हैं कोर्ट के सामने, फैक्ट वही प्रूव होगा जो रिलीवेंट हो। तो अगर कोई पार्टी किसी फैक्ट को प्रूव करना चाह रही है कोर्ट के सामने लाकर एविडेंस के जरिए, तो कोर्ट बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये प्रूव हो गया तो ये कैसा रिलीवेंट है पहले बताओ। तो अगर वो बोले हाँ ये रिलीवेंट है तभी कोर्ट उसको एडमिट करेगा, अदरवाइज नॉट। And the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact if proved would be relevant and not otherwise। और कोर्ट तभी उस एविडेंस को एडमिट करेगा कि अगर वो प्रूव होता है तो वो रिलीवेंट होगा क्या, अगर है तो उस एविडेंस को एडमिट करेगा, अदरवाइज नॉट। सब क्लॉज 2 डील्स विथ if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon a proof of some other facts। बात ध्यान में रखिए, if the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact। ऐसा फैक्ट है जो प्रूफ होने वाला है, वो कब एडमिसिबल होगा, which evidence is admissible only upon proof of some other facts। कि दूसरा फैक्ट अगर प्रूफ होता है तभी जी एडमिसिबल है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सच लास्ट मेंशन फैक्ट मस्ट बी प्रूव्ड बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फैक्ट फर्स्ट मेंशन। तो अगर मैं कोई फैक्ट कोर्ट के सामने लेकर आ रहा हूं तो वो फैक्ट कोर्ट में रिलीवेंट कब होगा, दूसरा फैक्ट प्रूव होने के बाद। तो कोर्ट इसको कब तक एडमिट नहीं करेगा, दूसरा फैक्ट जब तक प्रूव नहीं होता तब तक कोर्ट उसको एडमिट करेगा ही नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 141, unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking। या अगर वो पार्टी अंडरटेकिंग दे रहा है कि हाँ मैं वो फैक्ट को प्रूव कर दूंगा, तो उस अंडरटेकिंग के बेस पे भी वो फैक्ट प्रूव किया जा सकता है। देखिए सब क्लॉज 3 डील्स विथ, आगे हम इसका एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। सब क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 141, इफ द रेलिवेंसी ऑफ वन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन अनदर अलेज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड। कि एक फैक्ट की रिलीवेंसी बेस्ड है दूसरे फैक्ट के प्रूव होने पर, तो क्या होगा, द जज में इन हिज डिस्क्रिशन आइदर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड। तो कोर्ट क्या कर सकता है, डिस्क्रिशन है, कोर्ट वो जो पहले फैक्ट को भी क्या कर सकता है, परमिट कर सकता है ना, फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड। सेकंड फैक्ट प्रूव होने के पहले फर्स्ट फैक्ट को भी वो परमिशन दे सकता है, और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन ऑफ द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। बात ध्यान में रखो, मैं जो फैक्ट कोर्ट के सामने लेकर आ रहा हूं ना, उस फैक्ट की रिलीवेंसी किसी और फैक्ट के प्रूव होने पर डिपेंड है। तो कोर्ट एक तो क्या करेगा, कोर्ट एक मेरे ये फैक्ट को एडमिट कर देगा, दूसरे फैक्ट को प्रूफ बाद में भी हुआ तो चलता बोलेगा, या कोर्ट बोलेगा कि मैं ये फैक्ट को तभी एडमिट करूंगा जब आप दूसरा फैक्ट प्रूव करेंगे। दोनों में कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कोर्ट कर सकता है ऐसा। अब देखिए एग्जांपल है, इट इज प्रपोज टू प्रूव अ स्टेटमेंट अबाउट अ रिलीवेंट फैक्ट बाय अ पर्सन अलेज्ड टू बी डेड, which statement is relevant under section 126। The fact that person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement। अब ये एग्जाम्पल को बहुत जंबल करके बुकिश लैंग्वेज में है, मैं इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मैंने कोर्ट के सामने किसी पर्सन के डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर आया हूं, समझ रहे हो, डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन कब रिलीवेंट होगा या कब कोर्ट एडमिट करेगा, कि जिसका डाइंग डिक्लेरेशन मैं कह रहा हूं अगर मैं उसकी डेथ प्रूव करता हूं, अगर उसकी डेथ अगर प्रूव होती है तभी एज ए डाइंग डिक्लेरेशन वो एडमिट होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी डेथ प्रूव करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डेथ प्रूव करूंगा तो ये डाइंग डिक्लेरेशन कहकर वो स्टेटमेंट एडमिट होगा। तो ये डाइंग डिक्लेरेशन कब रिलीवेंट हो रहा है, किसी दूसरे फैक्ट प्रूव होने पर, मतलब डेथ प्रूव होने पर वो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट होगा। तो यहां पर कोर्ट का डिस्क्रिशन है, एडमिसिबिलिटी। कोर्ट एकदम डायरेक्ट वो डाइंग डिक्लेरेशन बोल के एडमिट कर सकता है, डेथ बाद में प्रूव करो बोल सकता है, या कोर्ट ये भी कह सकता है पहले डेथ प्रूव करो बाद में ही मैं एज ए डाइंग डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को रिलीवेंट मानूंगा या एडमिट करूंगा, लाइक दैट। देखिए, इट इज प्रपोज टू प्रूव बाय कॉपी द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट सेड टू बी लॉस्ट। The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy before the copy is produced। देखिए, suppose
if I am producing the Xerox copy of any document before the court of law and my contention is there कि ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कोर्ट के सामने एक डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी भर रहा हूं। जेरोक्स कॉपी का मतलब होता है सेकेंडरी एविडेंस, और सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, और उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर ओरिजिनल खो जाती है तो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। लेकिन बात ध्यान में रखिए, मैं कोर्ट के सामने जेरोक्स कॉपी लेकर आ रहा हूं, कोर्ट कह रहा है कि ओरिजिनल कहां है, मैं कह रहा हूं ओरिजिनल खो चुकी है। तो जेरोक्स कॉपी तभी एडमिट होगी जब मैं ये प्रूव करूंगा कि ओरिजिनल खो चुकी है। तो मैं ओरिजिनल खो चुकी है प्रूव करना पड़ेगा मुझे, तब कोर्ट मेरी जेरोक्स कॉपी को एडमिट करेगा। अब खो चुकी है, मैंने फॉर एग्जांपल एफआईआर रजिस्टर्ड किया, पेपर में नोटिफिकेशन दिया, ये मैं जब एविडेंस लेकर आऊंगा, खोने के सबूत कोर्ट के सामने दूंगा, तभी कोर्ट मेरे सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट करेगा। लेकिन यहां पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, मैं बोल रहा हूं ओरिजिनल खो चुकी है तो कोर्ट मेरी सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट कर सकता है और बोल सकता है कि बाद में तुम खोए हुए डॉक्यूमेंट लेकर आओ, लाइक दैट। या कोर्ट ये भी बोल सकता है कि पहले किस तरीके से खोई ये प्रूफ करो, फिर ही मैं डॉक्यूमेंट एडमिट करूंगा। तो बात ध्यान में रखो, कौन डिसाइड कर रहा है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस? जज डिसाइड करता है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ये पावर दिए हुए सेक्शन 141 में कोर्ट को, ठीक है। तो ये था सेक्शन 140 और 141 पार्ट 1 ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।